हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है सिविल डिफेंस विद स्पेशल रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश। ये GS 3 का टॉपिक है जो कि इस समय न्यूज़ में भी काफ़ी है। योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है कि सिविल डिफेंस यूनिट्स जो हैं वो 75 डिस्ट्रिक्ट्स में पूरे में बनाई जाएंगी। अभी तक 27 डिस्ट्रिक्ट्स में थी और उनको 75 डिस्ट्रिक्ट्स में कर दिया गया है। न्यूज़ में भी आया है। दूसरा GS 3 में स्पेसिफिक पॉइंट 20 में इसको दिया गया है लॉ एंड ऑर्डर एंड सिविल डिफेंस। यूपीपीसीएस के सिलेबस में, यूपीएससी के सिलेबस में इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज में GS 3 में स्पेसिफिक है। दूसरा, सिविल डिफेंस का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है एज ए कोरोना वॉरियर, कोविड वॉरियर, तो इसमें इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ी है। और प्लस इस सिस्टम में जितनी भी कमियां थी या इसका यूटिलिटी जितनी थी उसके बारे में लोग अवेयर हुए हैं। तो एक तरीके से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए पढ़ते हैं आगे। चलो, चलिए अब बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं सिविल डिफेंस की। सिविल डिफेंस का जो बैकग्राउंड था वो जनरली वॉर के टाइम इन्वॉल्व हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, जब सारी की सारी फोर्सेस जो थी वो मेन फोर्सेस जिन्हें कहते हैं वो इन्वॉल्व थी डिफरेंट डिफरेंट बैटल्स में। तो लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ सिविल पॉपुलेशन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आएगी? तो उस समय सिविल डिफेंस का कॉन्सेप्ट आया था। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मनाया जाता है 1 मार्च को। ये एक इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है जो जिन्होंने इनिशियल लेवल पे काफी ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस और कोडिफाई किया सिविल डिफेंस को। 1958 में बना था। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो 1962 से पहले इंडिया के पास सिविल डिफेंस का एज सच कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, लेकिन एक ये था कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के माइंड में सेंटर एक कॉन्शियसनेस डेवलप कर रहा था कि देयर इज ए नीड फॉर सिविल प्रोटेक्शन मेजर्स एंड ऑल द स्टेट्स मस्ट प्रिपेयर देयर प्लान इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी अराइज। लेकिन किसी ने कुछ ऐसा किया नहीं। जब वॉर आया 1962 का 1965 के टाइम में, उसके बाद इंडिया की गवर्नमेंट ने कहा कि अब तो सिविल डिफेंस एक्ट 1968 लाना पड़ेगा। जब सिविल डिफेंस एक्ट 1968 आया, उसके बाद सिविल डिफेंस जो है हमारे कंट्री में स्ट्रक्चर्ड हुआ। अब डेफिनेशन की बात करते हैं सिविल डिफेंस की। सिविल डिफेंस की डेफिनेशंस 1968 जो सिविल डिफेंस एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग है कि सिविल डिफेंस इंक्लूड्स एनी मेजर्स, इट इज नॉट इंक्लूडिंग द एक्चुअल कॉम्बैट, या आप किसी से लड़ाई करने लगे या फिर लड़ाई के टाइम में आप जो लड़ाई कर रहे हो उससे रिलेटेड नहीं है। एनी मेजर्स टू प्रोटेक्ट एनी पर्सन्स, प्लेसेस, प्रॉपर्टीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम एनी होस्टाइल अटैक्स वेदर फ्रॉम लैंड, सी और एयर। अब इसमें देखो एक चीज हम लोग को याद रखनी है कि जब ये एक्ट बनाया गया था उस समय हम लोगों के जो वॉर थे 62 और 65 जस्ट फिनिश हुए थे। तो उस समय सिविल डिफेंस की जो डेफिनेशन थी काफी नैरो थी। और सिविल डिफेंस की जो डेफिनेशन थी उसमें केवल हम लोग ये कहते थे कि बाहर से जो आक्रमण हो रहा है उससे हम लोगों को, उस टाइम हम लोगों को सिविल पॉपुलेशन को कैसे बचाना है। लेकिन बाद में जैसे जैसे डेफिनेशन इसकी ब्रॉड हुई तो 2009 में इसमें एक अमेंडमेंट किया गया और डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम में जो मेजर्स आपके लिए जाएंगे उसको भी सिविल डिफेंस में इंक्लूड किया गया। अब जैसे NDRF है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ये किसमें आएगी? ये सिविल डिफेंस के अंदर अंतर्गत आएगी। आपकी जो जो भी LWE एक्सट्रीम एरिया में जो हम लोग काम करते हैं उसमें भी लोगों को जो प्रिपेयर करते हैं वो भी सिविल डिफेंस के अंतर्गत आएगा। इस पे ये मैंने फोटो इससे लगाई है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे ये कुछ अ, दिए गए हैं कंपोनेंट्स जिसमें सिविल डिफेंस के अंतर्गत आते हैं, जैसे वार्निंग करना, इवैक्यूएशन करना, शेल्टर्स बनाना, मैनेजमेंट ऑफ ब्लैकआउट मेजर्स, रेस्क्यू, मेडिकल सर्विस, फर्स्ट एड। उसके बाद ये है आपका डिकॉन्टामिनेशन करना, प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी एकोमोडेशन एंड सप्लाईज। इन केस जैसे कोरोना के टाइम में काफी ज्यादा हम लोगों को इस चीज की जरूरत पड़ी थी। उसके बाद क्या है? इमरजेंसी असिस्टेंस इन रिस्टोरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर इन डिस्ट्रेस्ड एरिया। जैसे बॉर्डर एरिया जहाँ पे था कोरोना के टाइम में आपने देखा था काफी ज्यादा इमरजेंसी असिस्टेंस की नीड हुई थी। इसके बाद क्या है? इमरजेंसी रिपेयर ऑफ इनडिस्पेंसेबल पब्लिक यूटिलिटीज। इसमें क्या था? आपके जितने भी बेड बनाए गए थे हम लोगों ने देखा था, या फिर जो कैपेसिटी थी हॉस्पिटल्स की उसको बढ़ाया गया था। अब एक एग्जांपल देखें, जैसे रेलवे कोच जो थे उनको किस में टर्न कर दिया गया था? हॉस्पिटल्स में।
हॉस्पिटल्स बेड में। तो ये सब क्या था, ये सिविल डिफेंस के द्वारा ही हो पाया था, जिन्हें हम लोग कोरोना वायरस वायरस कोरोना वॉरियर कहते हैं, सॉरी। नेक्स्ट आते हैं सिविल डिफेंस फ्रॉम प्लान टू प्लेन। सिविल डिफेंस इनिशियली जो था वो फोकस इस पे रहा था कि हम लोग गाइडलाइंस क्या बनाते हैं या फिर सिविल डिफेंस की रेगुलेशंस क्या है, और उसको एग्जीक्यूट करना। ये जो जर्नी रही, इसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने बता ही चुका है, 1968 में ये एक्ट आया था, पार्लियामेंट में लागू किया था 1968 में। उसके बाद इस एक्ट में ये बताया गया था कि हम लोगों को सिविल डिफेंस कॉर्प्स जो हैं वो रेज करनी होंगी। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या लाया। एनडीआरएफ तो काफी बाद में बना था, इनिशियली होमगार्ड बना था, होमगार्ड बने थे। होमगार्ड के अलावा आपका फायर सर्विसेज थी, उनको भी इसके अंतर्गत लाया गया। एनएसएस था, एनसीसी था। उसके बाद और भी आपके जो ऑक्सिलरी सर्विस होती हैं आर्मी में, वो थी। आर्मी में जो सिविलियंस डिप्लॉय होते हैं, मैं बताऊंगा इसके बारे में। ये सारे कॉप्स को रेज करने का वो था। रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए। उसके बाद क्या हुआ कि सिविल डिफेंस रेगुलेशंस 1968 बनाई गई, जो जो जिसमें अमेंडमेंट किया गया 2021 में। अब इसमें एक चीज देखने वाली है कि कितना निगलेक्ट किया गया। निगलेक्ट ये किया गया कि जो अमेंडमेंट लाया गया जब ये सिविल डिफेंस रेगुलेशंस बनी थी, तो उसमें एक क्लॉज ये था कि ये किसके लिए लागू होंगी, जो कौन लोग सिविल डिफेंस में एज ए कॉप आ सकते हैं। तो उसमें लिखा था ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। और उसके बाद था और अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान, नेपाल और सिक्किम। मतलब सिक्किम जो था उस समय इंडिया में फुल स्टेटहुड नहीं थी 1968 में, लेकिन बाद में जब ये सिक्किम इंडिया का एक स्टेट बन गया 1975 में, कि आपको याद होना चाहिए, तो उसको हटाना चाहिए था, लेकिन किसी ने हटाया नहीं। 2021 में जब रूल्स बनाए गए तो उन्होंने लिखा अरे इसमें सिक्किम को अलग से दिखाया गया है, तो उसको फिर हटाया गया। ये आपको पता होना चाहिए, 36 अमेंडमेंट के थ्रू हटाया गया था। ये बेसिक चीजें हैं जो मैं आप लोगों को आनी चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछ दी जाती हैं एग्जाम्स में। तो सिक्किम कब आया था? सिक्किम 1975 में इंडिया में आया था, 36 अमेंडमेंट के तहत। अच्छा, सिविल डिफेंस का रोल क्या है? टू सेव लाइफ, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। एंड टू मिनिमाइज लॉस, सबसे पहले लाइफ बचाएंगे। लाइफ बचने के बाद हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टी का लॉस मिनिमम हो। प्लस अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ रही है, तो सिविल डिफेंस फोर्सेस का एक जो पार्ट होगा वो ये भी होगा कि इसेंशियल सर्विसेज की जो प्रोडक्शन है उसमें कंटिन्यूटी बनी रहे, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। उसके बाद क्या है? टू कीप द मोरल हाई ड्यूरिंग द डिजास्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है किसी भी डिजास्टर के टाइम में, कि मोरल लो ना हो। क्योंकि अगर मोरल लो होगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा तो लॉ एंड ऑर्डर में दिक्कत आएगी। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग लें, कोरोना के टाइम में क्या था कि हम लोग क्लैपिंग कराई गई थी। क्लैपिंग कहने को तो मोदी जी के कहने पे की थी, लेकिन उनको एग्जीक्यूट कराने में कौन था? सिविल डिफेंस या जितने भी उस समय गवर्नमेंट एजेंसीज थी वो सारी लगी हुई थी। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये भी है कि इनिशियली जो डेफिनेशन मैंने बताई थी वो काफी नैरो थी, धीरे धीरे ब्रॉड हुई। और भोपालग्रस्त ट्रेजिडी के टाइम क्या हुआ, इसका जो फोकस था वो दूसरी साइड एक अपडेटेड फोकस और हो गया। वो हो गया कि कोई भी केमिकल इंडस्ट्री हो, या फिर केमिकल, बायोलॉजिकल या न्यूक्लियर वारफेयर से जो थ्रेट्स हो रहे हो, या कोई भी डिजास्टर इनसे हो रहा हो, तो इसको भी सिविल डिफेंस में हम लोगों को लाना पड़ेगा। अब इसमें सिविल डिफेंस में लाना तो पड़ेगा, लेकिन इसके लिए जो नेसेसरी ट्रेनिंग है उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। क्यों? अगर आप देखें, अगर रेगुलेशन, इन रेगुलेशंस को आप पढ़ें, पढ़ने की नीड नहीं है, छोटा टॉपिक है, लेकिन उसमें लिखा है कि आपको सिविल डिफेंस में आने के लिए 18 साल से ऊपर होना चाहिए। आपको बेसिक आपको पढ़ाई करनी चाहिए, यानी कि फोर्थ क्लास तक आपको अगर आप पढ़े हो तो भी आप सिविल डिफेंस में आ जाओगे। आप फोर्थ क्लास जो पढ़ा लिखा होगा उसको अगर ये कह दिया जाए कि आपको केमिकल या बायोलॉजिकल डिजास्टर के टाइम आपको क्या करना है, लॉस को मिनिमाइज करना है, तो वो कैसे करेगा? उसके लिए बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये जो चीज है, ये चीज गवर्नमेंट ने निगलेक्ट की, जो कि अब हम लोगों को करनी चाहिए, कि लोगों की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अपडेटेड होना चाहिए, अपग्रेड होते रहना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं।
कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन सिविल डिफेंस के अंतर्गत आते हैं? आर्म फोर्स तो ऑब्वियस सी बात है आएगी, सबसे पहले कहीं भी कुछ होता है तो आम वही उन्हीं के हेलीकॉप्टर सबसे पहले पहुंच जाते हैं। इंक्लूडिंग सिविलियंस एम्प्लॉयड इन आर्म्ड फोर्सेस, कौन कौन सा सिविल, जैसे एएफएमसी हुआ। नेशनल डिजास्टर रैपिड रिस्पांस फोर्स होगा यहाँ पे, एनडीआरएफ। टेरिटोरियल आर्मी होगी, उसके बाद एनसीसी एनएसएस होगी, पुलिस सर्विसेज होगी, होम गार्ड्स होंगे, फायर सर्विसेज होगी। ये तो मैंने कुछ मेंशन किए हैं, इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट अगर चाहती है, गवर्नमेंट जिसको भी चाहे, किसी भी एनजीओ को चाहे या फिर ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स को चाहे, उनको एज ए सिविल डिफेंस यूज कर सकती है इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर या फिर इमरजेंसी। सिविल डिफेंस एंड उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में सीधे सीधे ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में मेनली जो सिविल डिफेंस काम करता है वो पुलिस को सपोर्ट करने के लिए होमगार्ड्स प्लस फायर सर्विसेज, they all works with the help of guidelines. These are Civil Defense Regulation 1968। ये होम गार्ड एक्ट बनाया गया था 1968 में, जिसने बेसिक रूल्स और सर्विस कंडीशन बनाई होम गार्ड्स के लिए। होम गार्ड्स का भी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज क्या होती हैं? ट्रैफिक कंट्रोल होती है, या फिर जितने भी गवर्नमेंट या इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती हैं उनकी सिक्योरिटी उनको इंश्योर की जाती है। एयरपोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, या पीसीएस की बिल्डिंग हो गई, यूपी पीसीएस की बिल्डिंग हो गई। इन जनरल अगर कुंभ मेला हो रहा है या माघ मेला भी हो रहा था, उसमें सेफ्टी या सिक्योरिटी के लिए ये सारे जो होम गार्ड्स हैं वो लगाए जाते हैं। जनरल इलेक्शन के टाइम ये लगाए जाते हैं। कभी कभी अगर एमपी में जैसे इलेक्शन हो रहा है तो होम गार्ड्स को भेजा जाता है यूपी से सेव करने के लिए। आप लोग जैसे आपने सुना होगा, वीडियो आया था जिसमें मोदी जी ने बोला था कि जब गुजरात में राइट्स हुए थे तो उन्होंने नाइबरिंग स्टेट से क्या मांगी थी? पुलिस फोर्स मांगी थी। तो उस समय नाइबरिंग स्टेट्स के अपने अपने कंसर्न होंगे, लेकिन अगर उस समय सिविल डिफेंस कॉप्स अगर अवेलेबल होते तो पुलिस फोर्स को भेजा जाता गुजरात में, और मीन वाइल जो सिविल डिफेंस कॉप्स होती वो लॉ एंड ऑर्डर को इन स्टेट्स में मेंटेन कर सकती थी। तो एक ये जो एग्जांपल हुआ रॉयट्स के टाइम पे मैनेजमेंट करने का, ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है सिविल डिफेंस का। यूपी में क्या है, सेंट्रल सिविल डिफेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है लखनऊ में। नेशनल लेवल पे एक नागपुर में भी है, काफी पुराना सिविल डिफेंस कॉलेज है। ये आए तो आप ये याद रखना। अच्छा, मॉक ड्रिल्स होती हैं जो होमगार्ड्स को बताई जाती हैं कि कैसे आपको कुंभ कुंभ मेला, होली या ईद पर पीस कैसे मेंटेन करनी है। इसके लिए मॉक ड्रिल्स भी कराई जाती हैं। पल्स पोलियो बूथ या फ्री हेल्थ कैंप जो कांवड़ियों के लिए लगते हैं, उनकी सिक्योरिटी भी होमगार्ड्स को दी जाती है। उसके बाद है इशू रिलेटेड टू सिविल डिफेंस इफिशियंसी। सिविल डिफेंस इफिशियंसी में क्या इशू है? नंबर एक, नेग्लिजेंस काफी हुआ है। नेग्लिजेंस अप टू द लेवल की आपका, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, रेगुलेशंस है उनको टाइम के साथ अमेंड भी नहीं किया गया। मतलब देखा तक नहीं किसी ने कि रेगुलेशंस लीगल हैं या इलीगल है, बोथ एट पॉलिसी मेकिंग लेवल एंड ऑल्सो ऑन द सर्विस कंडीशन। सर्विस कंडीशंस क्या है? अगर होमगार्ड की जो सैलरी है वो काफी ज्यादा मीगर सैलरी पे वर्क करते हैं। मीन्स अगर देखें तो उनकी सैलरी अगर देखा जाए तो 500 से 600 रुपए पर डे है। उसके बाद उनको सैलरी मिलने में भी काफी डिले होता है। उसके बाद क्या है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिविल डिफेंस इन इंटरनल सिक्योरिटी। सिविल डिफेंस का जो इंटरनल सिक्योरिटी में जो रोल है वो एक तरह से एलीड सर्विसेज है, मतलब सपोर्ट करती हैं पुलिस को, उनको मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। जो सिविल डिफेंस सेटअप है उनमें इन्वेस्टमेंट जो है काफी ज्यादा कम हुआ है। जब पुलिस डिपार्टमेंट के पास पैसा नहीं है तो होमगार्ड के लिए पैसा क्यों आएगा? सिविल डिफेंस में जो वॉलंटियर्स रहते हैं उनका मोरल बहुत हमेशा कम रहता है, अधिकतर तो डिप्रेशन का शिकार ही रहते हैं, क्योंकि उनके पास ना तो पावर और प्रोटेक्शन होता है पुलिस फोर्स की तरह, और ना ही सैलरी होती है उनकी। उसके बाद क्या है? फॉरगॉटन स्किल्स। फॉरगॉटन स्किल्स क्या है? अगर उनको अगर लाठी चलाने की स्किल होगी, इस लाठी चलाने की स्किल का क्या यूज है? कोई यूज नहीं है। उनको स्किल किसकी देनी चाहिए?
टेक्नोलॉजी की स्किल देनी चाहिए, जिससे कि वो टेक्नोलॉजी की स्किल देनी चाहिए। आपका जो इस समय डिजास्टर जो हो रही है उसमें आप कैसे मैनेजमेंट कर सकते हो अच्छे से, उसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए। ये सारी स्किल सेट को इनको बढ़ाना चाहिए। इनके पास जो भी स्किल्स हैं वो अब आउटडेटेड स्किल्स हो गई है। उसके बाद क्या है, जो सीडी वॉलंटियर सर्विसेज है आर नॉट यूटिलाइज्ड। मींस आपकी जैसे टेरिटोरियल आर्मी है, इसमें पीएसयू जो होती हैं, जैसे पीएसयू हुई, पीएसयू में जो आईयूसीएल का मैं एग्जांपल लेता हूँ। आईयूसीएल में क्या है कि जो लोग टेरिटोरियल आर्मी में जाते हैं उनका मेन पर्पस क्या होता है, आईयूसीएल की जो पाइपलाइंस होती है उनका इंस्पेक्शन करना, उनकी सेफ्टी करना, उस पर अगर कोई इंक्रोचमेंट हुआ है उसको हटाना, रिमूव कराना। तो ये जो टेरिटोरियल आर्मी है जो आईयूसीएल की है, वो अच्छे से ट्रेन होती है। उसको चाहे तो गवर्नमेंट यूज कर सकती है इन केस ऑफ डिजास्टर या इमरजेंसी, वो यूज नहीं होते हैं। अगेन मीडिया ट्रेनिंग अलाउंसेस, इनको अलाउंसेस भी काफी कम मिलते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। गवर्नमेंट ऑल्दो प्रॉब्लम्स हर चीज में होती है, लेकिन आफ्टर कोरोना काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। गवर्नमेंट ने काफी स्टेप्स किए। नंबर एक तो फंडिंग काफी बढ़ी है। स्किल जो है, स्किल्स इम्पार्टिंग ये सेशंस भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है। आपका जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है वो काफी ज्यादा बढ़ाए जा रहे हैं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बढ़ाए जा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन 100 सेलेक्टेड मल्टी हैजार्ड प्रोन डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, इसमें एक लिस्ट दी है। जैसे यूपी है, यूपी में जो भी इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स है, एक तरीके से इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट जितने भी है यूपी में, जैसे कानपुर हुआ, बुलंदशहर हुआ, आपका नोएडा हुआ, लखनऊ हुआ, इलाहाबाद हुआ, जिनमें भी इंडस्ट्री है उनमें क्या है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जिससे कि उनको स्किल दी जा सके। किसको? जो सिविल डिफेंस सेटअप है। किसके लिए? जो मैंने बताया था, अगर कोई केमिकल लीक होता है उसके लिए। जैसे अभी एक केमिकल, तो उसमें आप प्रिपेयर कैसे रहोगे, प्रॉपर्टी का नुकसान कैसे करोगे, लोगों को इवैक्यूएट कैसे करोगे, इस पर्पज से। आपने देखा होगा, अगर आप लोग गांव में रहे हैं या टाउन में रहे हैं, नए फायर स्टेशन काफी ज्यादा लग रहे हैं। ये भी काफी अच्छी चीज हुई है। पॉपुलेशन के हिसाब से उन्होंने फायर स्टेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया है। दूसरा भी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ ने सिविल डिफेंस यूनिट को हर एक डिस्ट्रिक्ट में सेटअप करने की वो की है। दूसरा इसमें फोकस ये भी है कि पहले क्या था, टाउन सेंट्रिक टू, पहले टाउन सेंट्रिक इसका मैनेजमेंट होता था, मतलब जो म्यूनिसिपैलिटी थी वो सिविल डिफेंस को देखरेख करती थी। अब क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन शिफ्ट हो गई है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कंट्रोलर है, यानी जो डीएम है, डीएम, उसको क्या कहते हैं आप, एक पॉपुलेशन के हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सिविल डिफेंस को, एक प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट होगा और उसका देखरेख होगा। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखो ये है कि मैंने कुछ ये लाइंस लिखी है, ये आप यूज कर सकते हो। जैसे, वी मस्ट नॉट सी आवरसेल्व्स एज द पैसेंजर इन द शिप ऑफ सिविल डिफेंस, वी ऑल आर द क्रू। मतलब जो सिविल डिफेंस है उसमें हम लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, ना कि रिसिपिएंट्स। हम लोगों को सर्विस चाहिए नहीं, हम लोग सर्विस प्रोवाइडर, हम लोगों को एक दूसरे की हेल्प करनी है। सिविल डिफेंस में अगर कोई भी, सब लोग ये सोच के बैठे रहेंगे कि ना मेरी हेल्प करने को जाएगा, इसलिए हम लोगों को अपने आप को कैपेबल बनाना होगा। In case of emergency, best response comes from the resources और people situated nearby। जो लोग पास होते हैं उनसे सबसे अच्छा रिस्पॉन्स आता है। And if their efficiency increase, they are and if they are trained to know the risk, to anticipate the extent of risk involved, and if they are better equipped to mitigate that risk in form of minimum loss of life and property, then it is better। उसके बाद देखिए, विद इंसिडेंसेस लाइक जोशीमठ, लैंड सब्सिडेंस, फ्लैश फ्लड्स, कोस्टल फ्लड्स, और भी जो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड फॉरेस्ट फायर्स हो रही है, स्टम्पीड हो रहा है। जैसे अभी मुंबई में जो एक लोकल मेट्रो थी, उसमें ऊपर छत जो ब्रिज था उसके ऊपर स्टम्पीड हो गया था। अक्सर रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन जो होती है उसमें भी स्टम्पीड हो जाता है। तो उसमें क्या है, वी मस्ट वर्क टुवर्ड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सोसाइटीज सेल्फ डिफेंस। एक्चुअली सिविल डिफेंस क्या है, एक तरीके का सोसाइटी का एज ए होलसम
सेल्फ डिफेंस है, उसके लिए हम लोगों को थ्राइव करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो थैंक यू, ये हमारा सिविल डिफेंस के ऊपर था। ये GS3 में ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज सिविल डिफेंस, डिफाइन इट, इसके कंपोनेंट बताओ, और प्लस एक इसका सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन पूछा दिया जाएगा कि आज के समय में सिविल डिफेंस का क्या यूटिलिटी है, ऐसे करके। तो इसमें देखिए सब, मैंने ये मेथिसन गुप्त की पोएम लिखी है, हाँ वही मनुष्य, हाँ यही होगी। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव से जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। थैंक यू।